नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 5 का प्रहार लेकर जैसे जैसे एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्याकांड की गुत्थी सुलझ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में आज एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जिस वक्त मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया, प्रदीप शर्मा को लेकर के एनआईए ने कोर्ट में बड़े खुलासे किए। प्रदीप शर्मा ने बताया कि कैसे प्रदीप शर्मा और वाजे मिलकर के मनसुख हिरेन हत्या में शामिल थे, यानी कि गुरु और चेले की जोड़ी कैसे साजिश रच रही थी। गुरु और चेले की ये जोड़ी क्या मास्टरमाइंड थी, क्या यही तक आकर के किरदार खत्म होते हैं या कहानी अभी और बाकी है। आज 5 के प्रहार में हम यही सवाल उठाएंगे और आज जो बड़े सवाल होंगे वो सीधे यही होंगे। जिस तरह से जांच सामने आई, जिस तरह से जांच आगे बढ़ी, बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए और आज आखिरकार वो दावा किया गया एनआईए की ओर से कोर्ट में जिसने सभी को चौंका करके रख दिया। और आज पहला सवाल 5 के प्रहार में हम यही पूछने जा रहे हैं कि क्या मान ले जल्द ये गुत्थी सुलझने वाली है। पहला सवाल जो 5 के प्रहार में आज हम करने जा रहे हैं वो यही है कि वसूली कांड का असली कैप्टन कौन है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये पूरा खेल कहां से शुरू हुआ, कहां से इस साजिश के तार जुड़े हुए हैं। दूसरा सवाल ये, गुरु चेले ने कैसे रची साजिश, कब से ये खेल चल रहा था, क्या इनका मकसद था, ये भी अब खुल करके सामने आने वाला है। तीसरा सवाल, वसूली कांड में कितने और किरदार बाकी हैं। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 11वीं गिरफ्तारी किसकी होने वाली है। चौथा सवाल, 10 गिरफ्तारियों पर अब कितने और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, यानी कितने और लोगों का नंबर आना बाकी है। 5वां सवाल, कब सुलझेगी एंटीलिया केस की गुत्थी। इन सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। शिकंजे में वाजे का गुरु, प्रदीप शर्मा की उल्टी गिनती शुरू। एंटीलिया केस में बड़ी गिरफ्तारी, वसूली कांड का कैप्टन कौन। मुंबई में एंटीलिया केस में जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, इससे जुड़े किरदारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या मामले में आज एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप शर्मा को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेजा है। आज एनआईए की टीम सुबह 6:30 बजे प्रदीप शर्मा के मुंबई स्थित जेपी नगर के भवानी बिल्डिंग पहुंची। दरअसल एनआईए ने 4 दिन पहले संतोष आत्माराम शेलार और आनंद पांडुरंग जाधव नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। शेलार प्रदीप शर्मा का करीबी बताया जाता है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक संतोष शेलार ने खुद मनसुख हिरेन हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल की है। ठीक यहीं से प्रदीप शर्मा की मुश्किलें बढ़ने शुरू हो गई। एनआईए ने कोर्ट में दावा किया कि मनसुख हत्याकांड में मनीष सतीश का हाथ है। एनआईए ने यह भी कहा कि मनसुख हत्या में प्रदीप शर्मा शामिल था। प्रदीप शर्मा काफी समय से एनआईए की रडार पर था, लेकिन इस मामले में एनआईए के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। वो प्रदीप शर्मा जिसके अंडर कभी एंटीलिया केस का मुख्य आरोपी सचिन वाजे काम करता था। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़े होने का पता चला। एनआईए ने जब तार खंगालने शुरू किए तो आरोपी सचिन वाजे की पोल खुल गई। 13 मार्च को एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। एंटीलिया के सामने जिलेटिन की छड़े रखना हो या फिर मनसुख हिरेन को रास्ते से हटाना हो, एनआईए पूछताछ में वाजे पहले ही कबूल कर चुका है कि प्रदीप शर्मा हर कदम पर उसके साथ साजिश में शामिल था। और तो और सचिन वाजे ने एनआईए को बताया है कि प्रदीप को उसके किसी साथी ने जिलेटिन की छड़ें दी थी। मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश के दौरान 3 और 4 मार्च को प्रदीप शर्मा सचिन वाजे के साथ था। यहाँ तक कि जिस वक्त वाजे ने मनसुख को फोन कर मिलने के लिए बुलाया था, उस वक्त भी प्रदीप वहां पर मौजूद था। 5 मार्च को मनसुख का शव मिला था, जिसके बाद एनआईए ने जांच तेज कर दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि एनआईए की जांच में आरोपी जैसे जैसे राज खोल रहा है, वैसे वैसे एंटीलिया केस से जुड़ी सच्चाई सामने आती जा रही है।
वाजिद जिस तरह से पूरे मामले में प्रदीप शर्मा का नाम ले चुका है और एनआईए को प्रदीप शर्मा के खिलाफ सबूत मिले, उससे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। वसूली कांड पर आज करेंगे प्रहार। और खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है और आपको बता दें कि एनआईए कस्टडी में भेजा जा चुका है प्रदीप शर्मा को 28 जून तक। और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है। राम कदम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एमएलए हैं बीजेपी में महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चांदनी शाह मेरे साथ जुड़ चुकी है, एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है, पहले दिन से अपनी आवाज उठा रही है कि सच सामने आना चाहिए। संजीव उनियाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। किशोर तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय चड्ढा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं का रुख करूंगी। अलीशा और ईशा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अलीशा आपको सुबह से अपडेट दे रही हैं और अभी भी वो एक अपडेट हमें देने जा रही हैं। अलीशा मुझे बताइए इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल श्वेता, जहां तक कोर्ट की बात करें, क्योंकि सबसे अहम खुलासे जो है वो एनआईए की ओर से की गई है। खास तौर पर प्रदीप शर्मा के रोल को लेकर बात करें, जहां पर एनआईए ने ये खुलासा किया है, क्योंकि प्रदीप शर्मा के साथ साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सतीश और मनीष नाम है। ये 2 वो शख्स है जो कि मनसुख हिरेन की हत्या की थी और हत्या करने के बाद जहां पर सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा को सबसे पहले कॉल किया गया था। देखिए बिल्कुल, जहां तक प्रदीप शर्मा ने और उनके लॉयर की ओर से ये सवाल जरूर उठाए जा रहे थे कि अगर कॉन्स्पिरेसी में अगर पूरा नाम जहां पर प्रदीप शर्मा का था तो एनआईए ने सबसे पहले उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। लेकिन एनआईए ने यह तक कहा कि प्रदीप शर्मा, जो कि उनको पहले जो पूछताछ के लिए उस दिन बुलाया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड जो है वो प्रदीप शर्मा जरूर कर रहे थे। लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ ही प्रदीप शर्मा को एम्बी वैली से, मुंबई से दूर एम्बी वैली से, जहां पर उनको पहले डिटेन किया गया, लगातार पूछताछ की गई, साथ ही उनके घर पर जो है छापेमारी की गई। उस छापेमारी के दौरान कई ह्यूज अमाउंट जो है वो रिकवर किए गए, वो बरामद किए गए। साथ ही और अलीशा आप सही कह रही हैं कि इस बार वो पुख्ता सबूत थे जो एनआईए को लेकर के पहुंचे प्रदीप शर्मा के घर पर, और उसके बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी अब तक की इस मामले में की गई। और गुरु चेले की वो जोड़ी जो साजिश रच रही थी, अब एक एक साजिश की तार खुल करके सामने आएंगे। ईशा भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, सबसे अहम है यही जानना कि ये जो तार है ये कहां जा करके जुड़ते हैं, उस तार तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी एनआईए की ओर से। जी, तो जैसे हमने देखा कि भी एनआईए को कस्टडी मिल चुकी है जो प्रदीप शर्मा की 28 तारीख तक। अभी 28 तारीख तक जो है उन्हें क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि अब हम ये समझ सकते हैं कि उनकी क्वेश्चनिंग सिर्फ अकेले ही नहीं, लेकिन उनके साथ बाकी 4 लोग और भी है। 2 जन जिनको अरेस्ट किया गया था 2 दिन पहले, संतोष शेलार और जादव, ऐसे 2 जन, ये 2 जन का अरेस्ट हुआ था 2 दिन पहले। और आज जो है और 2 जन का अरेस्ट हुआ है, सतीश और मनीष सोनी का। अभी ये जो है ये 5 लोग की क्वेश्चनिंग एनआईए करेगी, क्योंकि ये जो शेलार है उन्होंने ही खुद कहा था कि प्रदीप शर्मा जो है, प्रदीप शर्मा का उनके साथ लिंक है। और जब शेलार का अरेस्ट हुआ था, क्योंकि जिलेटिन की जो छड़ें थी वो उनके पास पाई गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब जाके प्रदीप शर्मा से पूछिए। अभी उसमें एक और लिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 2 जन का आज अरेस्ट हुआ है, सतीश और मनीष सोनी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंटल थे ये मनसुख हिरेन। ये आप बड़ी बात बता रही हैं, क्योंकि यही बात एनआईए ने कोर्ट में बताई है कि सतीश और मनीष ने ये माना है कि मनसुख हिरेन की हत्या वाजे और प्रदीप शर्मा के कहने पर की गई थी। यानी कि मास्टरमाइंड कौन था? गुरु चेले की ये जोड़ी थी। लेकिन इनके साथ कौन कौन था, यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन आज सुबह जब एनआईए की टीम पहुंची प्रदीप शर्मा के घर पर, तो शायद प्रदीप शर्मा को भी नहीं पता था कि गिरफ्तारी होने वाली। देखिए मैं दिखा रही हूं, सुबह 6 बजे की तस्वीरें देख रहे हैं जब एनआईए की टीम पहुंची थी। और एनआईए की टीम ने पहले घर के अंदर सर्च ऑपरेशन किया, जरूरी दस्तावेज दिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई, वहां से जितने भी जरूरी दस्तावेज थे उनको खंगाला गया। और उसके बाद अपने साथ प्रदीप शर्मा को लेकर के गई एनआईए की टीम एनआईए ऑफिस, जहां पर पूछताछ होती है। और उसके बाद दोपहर
दोपहर होते होते तक गिरफ्तारी हो जाती है प्रदीप शर्मा की, यानी सुबह 6 बजे पहुंचती है एनआईए की टीम और वहां से जरूरी कागजात खंगाले जाते हैं, क्योंकि वो एविडेंस जो एनआईए को चाहिए था वो उसके पास लग चुका था, उसको मिल चुका था। और ये आप देख रहे हैं तकरीबन सुबह 10 बजे की तस्वीरें थी जब लेकर के एनआईए की टीम पहुंची थी, लेकर के एनआईए ऑफिस प्रदीप शर्मा को, और इसके बाद फिर उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया क्योंकि गिरफ्तार किया जा चुका था तब प्रदीप शर्मा को। और इसके बाद एनआईए दफ्तर के बाद सीधे उनको लेकर के जाते हैं वो मेडिकल के लिए। फिर इसके बाद कोर्ट में पेशी होती है जिसमें कोर्ट में बड़ी बातें आज एनआईए कर देती है, और एनआईए ने आज जो बहुत बड़ी बातें कही है, बहुत बड़ी खुलासे किए हैं कोर्ट में, वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूं। इसके बाद मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी। कोर्ट में एनआईए ने साफ तौर पे कहा कि मनसुख केस में प्रदीप की भूमिका थी। दरअसल यही जानने की कोशिश एनआईए कर रही थी कि ये प्रदीप शर्मा कहां इन्वॉल्व है। सतीश मनीष ने खुद आज कबूला कि मनसुख की हत्या किनके कहने पर कराई गई, प्रदीप और वाजे के कहने पर हत्या हुई थी, ये बात कही गई एनआईए की ओर से एनआईए कोर्ट में। प्रदीप शर्मा सचिन वाजे में अच्छे संबंध थे, सबको पता है, गुरु चेले की जोड़ी कही जाती है, लेकिन गुरु चेले की ये जोड़ी अब कैसे खुल करके सामने आ रही है वो भी हम बता रहे हैं। लेकिन प्रदीप शर्मा है कौन वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रदीप शर्मा वो नाम है जिसके लिए कहा जाता है कि वहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। प्रदीप शर्मा का वो रसूख होता था, 1983 में मुंबई पुलिस से जुड़े थे और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से रसूख बढ़ता चला गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, 35 साल पुलिस सर्विस में दी गई प्रदीप शर्मा की ओर से। 90 के दशक में मुंबई क्राइम ब्रांच का हिस्सा रहे प्रदीप शर्मा। 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए और इसीलिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की लिस्ट में शामिल हो गए प्रदीप शर्मा। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार करने वाले प्रदीप शर्मा थे। 2010 में फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगे थे प्रदीप शर्मा पर। प्रदीप शर्मा तब तक अपना कद बढ़ा चुके थे। 2013 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था प्रदीप शर्मा को। 2019 में उन्होंने खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था पुलिस सर्विस से। 2019 में शिवसेना की टिकट से चुनाव भी लड़े थे। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से पूरा का पूरा खेल सामने आया, ये कहे कि जल्द पर्दाफाश होने वाला है इस पूरी साजिश का। राम कदम जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। माने कि अब बहुत जल्दी वो साजिश जिसको रची गई, जिसके जरिए एक बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश हो रही थी, वो खुल करके सामने आने वाली है। राम कदम जी, देखिए श्रुति जी, इस मंथना के आरंभ में मैं आपको कह दूं कि 25 फरवरी को जिस शाम में देश के बड़े उद्योगपति अंबानी जी के निवास के बाहर जिस प्रकार से पुलिस के वर्दी में ही लोगों ने बम की छड़ियां रखने का दुष्पाप किया, दुष्कर्म किया, उसके बाद दर परत अलग अलग कहानियां, किसी बॉलीवुड के हॉलीवुड के फिल्म को भी शर्म आए इस प्रकार की कहानियां सामने आई। 5 मार्च को हिरेन मनसुख का मर्डर हुआ। उसके बाद 14 मार्च तक जो व्यक्ति पर सबसे बड़ा संशय होना चाहिए वही वाजे इस पूरे प्रकरण में एक प्रमुख अधिकारी करके इसकी जांच कर रहा था। आज़ाद भारत के इतिहास में किसी प्रांत में, किसी कस्बे में, किसी गांव में इस प्रकार का हमने हादसा नहीं देखा, शायद विश्व में भी कहीं पे नहीं हुआ होगा कि जिस पुलिस से रक्षा की उम्मीद की जाती है वही पुलिसकर्मी अपने पुलिस का वेश परिधान करके इस प्रकार का दुष्कर्म करते हुए कहीं नहीं पाया गया। और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि फरवरी से चला हुआ ये सारा जांच का मामला, आज हम जून में आए हैं और जून में आने के बाद ये मामला कहीं पर थमता हुआ दिख नहीं रहा है। इसमें एक के बाद एक अलग अलग अफसर इसमें सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, इन अफसरों ने इस प्रकार का दुष्कर्म करने का क्या कारण था? क्यों पैसे इकट्ठे कर रहे थे? सवाल तो यही राम कदम जी, क्यों हो रहा था ये? कौन सी मंशा को लेकर और मनसुख हिरेन की हत्या क्यों की गई? सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा ने क्यों कराई मनसुख हिरेन की हत्या? सवाल तो ये भी उठता है। किशोर तिवारी जी, बहुत सारे सवाल है, ये का एक सवाल से अब पर्दा उठने वाला और बहुत जल्द वो घड़ी आने वाली है जब सच सामने आएगा दुनिया के। नहीं श्रुति जी, मनसुख की हत्या का कारण मनसुख मुंह न पहले क्लियर कर देता यह था, ये देश जानता है, पर मनसुख मुझे पूछा है तो राम मुझे बोलने दो। किशोर तिवारी जी बोलिए, बोलिए जरा राम बोलो, अभी जवाई वगैरह बोले नहीं। वो देखो, जो लोग कानून हाथ में लेंगे, निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे,
हम तो चाहते हैं कि एनआईए ये पूरा जो कांड है एक निर्दोष आदमी की हत्या का और जिलेटिन रखने का, ये बाहर आ जाए। और प्रदीप शर्मा अगर गुनाहगार है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, सचिन वाजे को भी मिलनी चाहिए। मेरी सरकार किसी को भी संरक्षण देने वाली नहीं है, एक बात। दूसरी बात और कोई एनआईए के पास तथ्य है तो वो भी लेके आ जाए, केवल स्पेकुलेशन के बहाने बदनाम न किया जाए। नहीं तो भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं कि वो नहीं, बदनाम किया जा रहा है। मुझे ये बताइए ना, ये बदनाम करने वाली बात आप लोग लेकर के कहां से आ जाते हैं? आप एक तरफ तो कहते हैं एनआईए इन्वेस्टिगेशन और तेज होनी चाहिए, अरे उसी के दम पर तो सर सब कुछ हो रहा है संजीव उनियाल जी। फिर ये बात बीच बीच में कहां से ले आते हैं? एक तरफ फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ बदनाम करने वाली। अरे जब फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है वही सच तो सामने आ रहा है जो एनआईए आज बता रही थी कोर्ट में कि कैसे मनसुख हिरेन की हत्या करवाई गई, किसके कहने पर करवाई गई। 90 दिन के बाद क्या ये स्पेकुलेशन है? 90 दिन तक सोए थे, 90 दिन सोए थे। कुछ कहने को ना मिले तो बदनाम करने का आसान शब्द इस्तेमाल कर दो। 90 दिन संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, जैसी चंदा चोरी बाहर एनआईए के आने के बाद ही पर्दा अर्पण हुआ है। उससे पहले तो चीजें इधर उधर से हाथ के नीचे से निकल के जा रही थी और सांप की तरह, जलेबी की तरह गोल गोल हो रही थी। पर एनआईए के आने के बाद श्वेता बहुत सारी चीजें जो ब्लैक थी बिल्कुल वो सफेद की तरह जो है बिल्कुल साफ पूरे संसार के सामने, हिंदुस्तान के सामने, मुंबई के लोगों के सामने आई। और ये पता लगा कि वास्तव में ये दोनों लोग, ये गुरु चेले की जो जोड़ी थी, इन्होंने ही आज सचिन और सतीश ने जब एनआईए कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दी, क्योंकि कोरबरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एविडेंस बहुत जरूरी होता है, वो स्टेटमेंट जब आई तो उसके बाद ही एनआईए ने पुख्ता सबूतों के आधार पे आज प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। जबकि ये बिल्कुल आप जानते हैं कि बिल्कुल सेटल्ड लॉ था कि प्रदीप शर्मा और वाजे दोनों ही पहले पुलिस महकमे में रहे हैं मुंबई के, और एक अच्छा बड़ा कद, और इनका जो है बहुत बढ़िया शूटर्स माने गए और इनका एक एविडेंशियली बहुत बढ़िया स्ट्रांग नाम है। तो इन दोनों को जानते हुए भी एविडेंस के आधार पर, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं थे एनआईए के पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। परंतु आज एनआईए के जो सतीश और सचिन ने बताया तो इनको गिरफ्तार किया गया। इससे पता लगता है कि एनआईए कितने बढ़िया तरीके से एविडेंस को इकट्ठा करते हुए, जिससे कि क्योंकि सेकंड टाइम क्या होता है, बेल जब होती है, मैं बीइंग एन एडवोकेट बता सकता हूं, तो बहुत सारी चीजों का डाइसेक्शन किया जाता है कि आपने इन सबूतों के बिना कैसे इनको अरेस्ट किया। तो इन सब का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हुए पुलिस महकमे ने अपने दिमाग को यूज करते हुए बाद में जाके इनको इतना टाइम दिया, मार्च से लेके देखिए कि 13 मार्च, 14 मार्च, और उसके बाद आज क्या हो गया है, जून ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तब जाके अरेस्ट करने का जो प्रोसेस है एनआईए ने पुख्ता सबूतों के बाद किया। अब वो दिन दूर नहीं है श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि भारतवर्ष के सामने ये आने वाला है कि इतने बड़े एंटीलिया का जो आपका प्रकरण हुआ, स्कॉर्पियो खड़ी रही और मनसुख हिरानी की हत्या हुई, उसके पीछे किसका हाथ था ये अब समझ आ रहा है और क्लैरिटी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। एनआईए को हमें बिल्कुल उनियाल जी, अभी तक इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? तो टोटल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें प्रदीप शर्मा का नाम शामिल है, उसमें 2 और नाम शामिल हैं, और वो नाम जिन्होंने ये बताया था कि कैसे मनसुख हिरेन की हत्या की बात कहां से निकलकर सामने आई, लेकिन मनसुख हिरेन की हत्या करवाई क्यों गई, सवाल ये है। देखिए ये वो नाम है। सबसे पहले देखिए सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी जो बहुत क्लोज समझा जाता था, सुनील माने, मनीष सतीश की आज गिरफ्तारी हुई है, नरेश गौर जो कि क्रिकेट बुकी भी था, आनंद की गिरफ्तारी हुई, आनंद जाधव की, जब बताया गया कि कैसे नेटवर्क निकल कर आ रहा है प्रदीप शर्मा का, क्योंकि एनआईए को लगातार सबूत की तलाश थी प्रदीप शर्मा के खिलाफ, और वो नाम जिनसे लगातार पूछताछ हो रही थी उनमें आनंद जाधव का नाम था। आनंद जाधव ने भी बताया कि कैसे इंस्ट्रक्शंस मिले, कहां से इंस्ट्रक्शंस पास हुए। संतोष आत्माराम की कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में, लेकिन ये जो कड़ियां जुड़ती चली गई, ये पूरा नेटवर्क है, और इसीलिए हम कह रहे हैं इन 10 गिरफ्तारियों के बाद अभी अगला नंबर किसका आने वाला है, क्योंकि कहां से ये साजिश के तार जुड़ते हैं, क्यों मनसुख हिरेन की हत्या करवाई गई एंटीलिया केस में, वहां पर जिलेटिन की छड़े रखवाने के पीछे का मकसद क्या था, किसने ये सब कुछ प्लान किया, ये वो बड़े सवाल है जो शायद अब खुल करके सामने आने वाले। लेकिन मैं जरा बताती हूं आपको कि ये गुरु चेले की जोड़ी है,
सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा, इनके बीच का कनेक्शन क्या है? क्योंकि अगर आप इनके कनेक्शन को समझेंगे तब आप समझेंगे कि इन दोनों के बीच खेल क्या था। क्योंकि जो प्रदीप शर्मा है वो सचिन वाजे के मेंटोर कहे जाते हैं, यानी गुरु कहे जाते हैं। यानी कि कैसे उनको मुंबई पुलिस में जब आए सचिन वाजे, जब उन्होंने काम किया प्रदीप शर्मा के अंडर में, तो जो शिक्षा दी गई, सिखाया गया, वो प्रदीप शर्मा की ओर से सिखाया गया। वाजे ने कराई थी प्रदीप शर्मा की शिवसेना में एंट्री। ऐसी बातें भी कही जाती है, मैं ये बता रही हूं आपको। लेकिन सवाल यही है कि ये जो नेटवर्क है दोनों गुरु चेले का, ये खुलकर के सामने आने वाला है। और क्या इससे कुछ लोगों को डर लग रहा है? मैं ये जानना चाहती हूं संजय गुप्ता जी। अब तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। बहुत दिन नहीं बाकी है जब सच को छुपा लिया जाएगा। बहुत जल्द सच सामने आने वाला है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के कानून के अनुसार जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी जांच शुरू करती है तो शक के आधार पर या वो किसी अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके आरोपी जरूर बना सकती है, मगर वो अपराधी है या नहीं है, इस बात का फैसला हमारे देश के अंदर अदालतों को ही है। और अभी जिस तरह की कहानी ये सुनने में आ रही है, जिस तरह से अभी प्रदीप शर्मा जी को जो गिरफ्तार किया गया, उसमें आरोप ये लगाया कि उन्होंने साजिश की नहीं है और सबूतों को मिटा। कहना चाह रहे हो संजय गुप्ता? नहीं, आप बीच में मत बोलिए। आप नहीं, एक मिनट आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप बोल रहे थे, तुम चुप थे, अब सुनिए आप। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्रदीप शर्मा अपराधी नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? प्रदीप शर्मा जी पर जो एक मिनट संजीव, मुझे मैं कह रहा हूं कि अपराधी हमारे देश के अंदर अदालतें तय करती हैं। आरोप लगाने से प्रदीप शर्मा जी, आरोप लगा देने से हमारे देश में कोई अपराधी नहीं बनता। शर्मा जी कह रहे हैं अपराधी को। हाँ तो इसमें आप देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर अपराधी वो होता है जिसको अदालत सजा देती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जब किसी को गिरफ्तार करती है तो वो आरोपी बनता है, वो अपराधी नहीं होता है। सम्मान कर रहे हो। आरोप लगा देने से कोई हमारे देश में कानून। एक मिनट आप जी तो बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप तो सभ्यता बिल्कुल छोड़ रहे हैं। नहीं, जी की बात है। जब तक शिवसेना में था और अब भी शिवसेना में घोषित नहीं करती तब तक मैं जी लगा सकता हूं। जब तक अदालत उनको अपराधी साबित नहीं कर देती तब तक मैं जी लगा सकता हूं। इसलिए क्या अदालत अगर उसको अपराधी साबित कर देगी उस दिन मैं जी नहीं लगाऊंगा। नहीं, कोई भी हो, आपकी पार्टी कोई भी आरोप तो ऐसे किसी पर भी लग सकता है। आरोप के आधार पर तो क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आप आरोप क्या देखिए, इस गिरफ्तारी से आपको दर्द हो रहा है? हैं जी, इस गिरफ्तारी से आपको दर्द हो रहा है? आप लोग नहीं चाहते सच सामने आए? नहीं, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जो आरोप प्रदीप शर्मा पर लगे उसमें पहला आरोप यह है कि उन्होंने साजिश रची, फिर दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी। तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई अपराधी या आरोपी साजिश रचता है तो साजिश जब उसने की नहीं तो आरोप मिटाने का काम कैसे करेगा? ये दोनों चीजें आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती। मैं यही तो पूछ रही हूं, साजिश रचेगा, आप कैसे कह सकते हैं कि साजिश नहीं रची गई? मैं यही तो पूछ रही हूँ चांदनी जी, मैं यही तो समझना चाहती हूँ कि जो बचाव में उतर आए अभी से ये लोग, इनकी क्या मजबूरी है जो अभी से बचाव में उतर आए? वही समझा रहा हूँ आपको जी। श्वेता जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक छवि जो खराब हो रही थी, आप सुनेंगी तो मैं इसको बता देता हूँ। संजय गुप्ता जी, मैं चांदनी जी से मैंने सवाल किया। संध्या जी एक मिनट रुकिए। संजय गुप्ता जी एक मिनट आ रही हूँ। मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है, ना मेरा नाम संध्या है, ना मेरा नाम श्रुति है, ठीक है? नहीं, आप मैंने चांदनी से सवाल किया, अभी मैं आती हूँ आपके पास। चांदनी बताइए। चांदनी शाह को कह रहा हूँ। चांदनी तो मैं यही कह रही थी कि एक जो छवि बन रही थी मुंबई पुलिस की, परमवीर सिंह और सचिन वाजे ये जब अपने पद पे थे, तब छवि खराब हो रही थी मुंबई पुलिस की। वो देख के हमें भी बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस। उसके बाद आप एक मिनट शांत हो जाइए। अरे संजय गुप्ता जी, मैंने आपसे सवाल नहीं किया है सर। आप एक मिनट शांत हो जाइए संजय जी। चांदनी जी तो मैं यही कह रही थी श्वेता जी कि अभी फिलहाल हमें ये भी सराहना चाहिए कि हेमंत जी के आने के बाद मुंबई पुलिस की छवि भी सुधर रही है। और जहां तक परमवीर सिंह, सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा की बात है, तो एक इतने जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं उनके लिए
ये सारी हरकतें करना, ऐसी क्रिमिनल एक्ट्स, नॉट ओनली क्रिमिनल एक्ट्स, ये टेरर एक्ट है। एक हत्याकांड हो जाता है, उसके अंदर जो राम कदम जी ने बोला कि जिस पुलिस से हम प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं, अगर कहीं जाके उन्हीं का नाम आता है तो हम किससे प्रोटेक्शन मांगने जाएं? और अगर संजय गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि अभी जांच होने दीजिए, अभी सब कुछ बाहर आएगा, तो हम भी वही कह रहे हैं संजय जी। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि ये आरोपी नहीं है, तो आप भी आपसे ना एक अपराधी नहीं है ये डिक्लेयर करने वाले आरोपी और अपराधी में अंतर पूछना चाहता हूँ। आरोपी नहीं है, यहाँ पे जो भी बातें हो रही है वो उस पे हो रही है जो कि फैक्ट सामने आ रहे हैं। एक आरोपी जो आरोपी है, अपराधी है, बता दीजिए आप। उनके ऊपर आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप एडवोकेट हैं, आप मुझे बता दीजिए आरोपी और अपराधी में क्या अंतर होता है, आप ये बता दो। अरे आप तो वही बात है ना, मैं यही तो समझना चाह रही हूँ, मैं यही तो संजय चड्ढा जी समझना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्लीन चिट देने का क्या मतलब है। एक तरफ कह रहे नहीं जांच होनी चाहिए, देखिए जांच तो होगी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये बात पहले दिन से हुई थी। अब तो एनआईए जांच कर रही, कोई इसमें ऐसी कोई शक की कोई बात ही नहीं होती है। फिर प्रॉब्लम क्या है? टीवी पे बैठ के ऐसा कहा जाएगा नहीं साजिश जिसने नहीं रची, ये क्या मतलब? श्वेता जी बिल्कुल आपने सही कहा। श्वेता जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं और मैं उन्याल जी की बात से 100% एग्री करता हूं कि एनआईए ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई और किस शांतिपूर्वक ढंग से पूरे सबूतों को जुटोया। कारण क्या है, क्यों जुटोने के बाद उनको अरेस्ट किया? क्योंकि कल जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, यानी कि आज, तो कोर्ट ने उनकी रिमांड दे दी आसानी से, क्योंकि दिखाया कि ये सब्सटेंटिव प्रूफ्स हैं। बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल वैलिड बात है। दूसरी ओर संजय गुप्ता जो ये बात कह रहे हैं कि अपराधी हैं या अभियुक्त हैं, अभी अभियुक्त ही हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंशिएटिंग प्रूफ्स हैं। ये व्यक्ति, इसका कद बहुत बड़ा था श्वेता जी, आप जानिए इस बात को। इसने 100 से ज्यादा इनकाउंटर किए हैं, उसमें कई फर्जी इनकाउंटर भी होते थे, ऐसा एलिगेशन लगा हुआ है इसके ऊपर। इस व्यक्ति का बहुत बड़ा कद था, ये रईस आदमियों में से एक गिना जाता है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा। लेकिन हमें ये बात जांच के बाद हमें ये नहीं भूलना है कि वो अपराधी है, हमें ये नहीं भूलना है कि वो अभी एक अभियुक्त है, अपराधी नहीं है। और वो अपराधी बिल्कुल जब जिस तरीके से अभियुक्त होना आरोपी है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं ये जानना ही नहीं चाहती हूँ अपराधी आरोपी है, मैं तो ये जानना ही नहीं चाह रही हूँ ना। मैं ये मानती हूँ कि साजिश हुई है, साजिश के ये जो तार है ये खुलने चाहिए। आप इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? राम कदम जी और हाँ, मैं चाह रही हूँ संजय जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं जा रही हूँ। ये बात मैं आपको बताऊं, बोलिए। मैं एक छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात पे विराम लगाऊंगा। वो ये है कि एक जो ये आरोपी तभी बनता है आरोपी जब उसके खिलाफ प्रूफ होते हैं संजय गुप्ता जी। और आज काम किया है एनआईए ने, ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये हमको एक निष्कर्ष पे भी पहुंचाएगा और सारी चीज स्वच्छ तरीके से दिख रहा है। और जैसा मेरी बहन अभी ने बताया कि मजबूती आई है मुंबई पुलिस में भी। एक नहीं, संजय गुप्ता जी आप क्या कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? पैदा हो रहा है। नहीं, आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है सबूतों के साथ, तो संजय गुप्ता जी आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपने मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया। आप तो खुद ही उलझ के रह गए अपराधी और आरोपी में। आप इतने अहम मुद्दे पर आप मेरी बात को पूरा नहीं होने दे रही। इस बात का मैं जवाब दे दूं, इस बात का आ रही हूँ, राम कदम जी आ रही हूँ, राम कदम जी बोलिए। संजय गुप्ता जी जल्दी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर आरोपी किसी को भी बनाया जा सकता है, गिरफ्तार भी किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन उसको अपराधी हमारे देश के अंदर अदालतें तय करती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो होती हैं वो कई बार दुर्भावनाओं के आधार पर किसी को भी नहीं गिरफ्तार कर सकते, कई बार अधूरे सबूतों के आधार नहीं बना पर सकते। जो लोग गुनहगार होते हैं उन पर ये कार्रवाई होती है। सर जरा समझ लीजिए और सुन लीजिए, आप जितना प्यार आज प्रदीप शर्मा को बरसा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप दाल में कुछ काला है। राम कदम जी मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए संजय जी को। संजय जी तो ये मान ही नहीं रहे हैं कि प्रदीप शर्मा की गलती है। देखिए पूरी चर्चा में यहाँ पर जिस दल से संजय जी आते हैं उस दल का दर्द यहाँ पर छिलक रहा है। वे ये भूल गए हैं कि जब दल की बात सही और गलत की है, गिरफ्तार करती है आरोपी और अपराधी की है, पुख्ता सबूतों के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती। बिंदु क्रमांक 1, बिंदु क्रमांक 2, 25 फरवरी की घटना है। 25 फरवरी के बाद एजेंसीज ने लंबा समय
जांच के लिए लिया है और लंबी जांच के बाद गिरफ्तारी हो रही है बिंदु क्रमांक 2 और बिंदु क्रमांक 3 सबसे महत्वपूर्ण है। जब अब जांच एजेंसी काम कर रही है उसके बावजूद एक नेशनल चैनल पे आकर के किसी गिरफ्तार व्यक्तियों का, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर किसी गिरफ्तार व्यक्तियों के प्रवक्ता के रूप में बात करना ये संविधान के खिलाफ है। अपने जांच एजेंसियों के प्रति अविश्वास दिखाना है और ऐसा अविश्वास किसी भी दल का नेता यहाँ पर दिखा नहीं चाहिए। मूल बात यह उठती है न केवल एक के बाद लगातार कई सारे पुलिस वाले इस घिनौने दुष्कर्म में एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं या जांच के लिए उनको बुलाया जा रहा है और जांच के लिए बुलाने जाने के बाद पता मैं बात कर लेता हूं जरा से। हाँ, बोलिए किशोर तिवारी जी। राम कदम जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं किशोर तिवारी जी। बोलिए किशोर तिवारी जी बोलिए। देखो, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मेरी सरकार या शिवसेना किसी भी हत्यारों का समर्थन नहीं करती। जो लोग इस साजिश में शामिल थे उनके पूरे पर्दे फाश किए जाए और कौन कौन है उसको सबको बाहर लिया जाए, क्योंकि देश के सामने ये एक हर वक्त क्या होता है, सीबीआई हो, एनआईए हो, एनसीपी हो, ईडी हो, ये लोग क्या होते अधूरी बात करते। अब एनआईए जा रहा है लॉजिकल कंक्लूजन पे जाए। प्रदीप शर्मा को ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, या प्रदीप शर्मा को शिवसेना में जब आए थे वो 2019 में, तब ये थोड़ी मालूम था कि 21 में वो फिर से वो कांड करेंगे। देखिए, वो तो अंधेरी से बीजेपी की सीट लड़ना चाहते थे। नहीं, मुझे बात बताइए, मैं ये चाहती नहीं हूँ कि आप राजनीति, मैं ये चाहती हूँ राजनीति को इस मामले से थोड़ा अलग कर दीजिए। मैंने इसीलिए कोई भी सवाल आप लोगों से बतौर राजनीतिक पार्टी नहीं किया। मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए मुंबई पुलिस वो पुलिस होती थी एक वक्त में जिसको सबसे अच्छी पुलिस का तमगा हासिल था, लेकिन अगर दाग लगे हैं तो दाग धुलने का काम भी तो होना चाहिए ना। वो लोग जो अभी भी मेहनत से काम करते हैं, जो अभी भी ईमानदारी से काम करते हैं, क्या उनको भी उसी कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? इसीलिए तो जरूरी है ना कि इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग कसूरवार हैं वो जेल के अंदर जाएं। बहुत अच्छी बात कर रही है श्वेता, तुम बहुत अच्छी बात कर रही है। ईमानदार लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हरामखोरों को घर भेजना चाहिए। ये राजनीति में भी गंदगी आ गई है, ये पुलिस में भी आई है। तो जो लोग नाइंसाफ लोगों को मार दे, जो लोग फिरौती वसूल करे, उनके साथ थोड़ी हम। अरे मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप सचिन वाजे तुम्हारा जवाई है क्या, प्रदीप शर्मा तुम्हारा जवाई है क्या? अरे ये लोग क्या पूछ के थोड़ी करते हैं? इन लोगों ने पाप किए हैं। सवाल तो यही है, ये लोग कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था और किसी को पता भी नहीं लग रहा था। संजीव उनियाल जी, संजय गुप्ता और संजीव उनियाल जी, सवाल तो यही था कि सब कुछ होता रहा, कब से हो रहा है किसी को नहीं पता। दो तीन बातों पर लॉ पॉइंट पर दो तीन बातें बताना चाहूंगा। दो तीन बातें लॉ पॉइंट पर बताना चाहूंगा कि जब भी किसी पुलिस वाले का सिलेक्शन होता है तो स्टैट्यूटरी लॉ जो ये है वो कभी नहीं कहता कि आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए एडमिशन लेना है या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए आपको डिप्यूट किया जाएगा। आप एक सिंपल एसआई या एएसआई या एसएचओ इस लेवल के व्यक्ति ये लोग होते हैं और बाद में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जबकि वो ट्रेनिंग जो होती है गन की गोली चलाने की ट्रेनिंग जो होती है वो सबको मिलती है, पर कुछ खास लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्यों बन जाते हैं? उनके ऊपर किस लोगों का वरदहस्त होता है? क्या यही कारण होता है? क्या वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कुछ खास तेरे संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। संजीव उनियाल जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संजीव गुप्ता करते हैं, संजीव गुप्ता जी आपकी बात मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्रदीप शर्मा के लिए आंसू नहीं बहाएंगे। फेयर बात करिए संजय गुप्ता जी को एक बात और मैं कहता हूं, संजय जी संजय जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपका प्रदीप शर्मा के प्रति जो स्नेह है एक बात ये कहना चाहता हूं, वो बताता है यस्से स्नेहु भयम तस्से, जिससे आप प्यार करेंगे वो आपको खतरा बन जाएगा। मैं अपने देश के संविधान के विषय में बता रहा हूं, सबसे बड़ा दुख का कारण जो मैं अपने देश के संविधान के विषय में बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं? मैं अपने देश के संविधान के विषय में बता रहा हूं। सुनिए, बताइए, बोलिए। मैं अपने देश के संविधान के विषय में ये बता रहा हूं कि सिर्फ आरोप के आधार पर या गिरफ्तारी के आधार पर
आपकी बात ही खत्म नहीं होती, आप बोलते चले जाते हो। आप संजय गुनियाल जी, एक मिनट फिर क्लीन चिट दे रहे हैं यहाँ पर पता नहीं कौन सी गोली खा के आते हो आप। संजय गुप्ता जी की पूरी अपनी बात को कह करके आप चुप नहीं होते, आप लोग अपनी बात को कहने के बाद भी। संजय गुप्ता जी बोलिए, अब ये अपराध और अपराधी वाली कहानी से थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अपराध और अपराधी वाली कहानी से थोड़ा आगे बढ़िएगा। पूरे शो में आपने सिर्फ 2 ही बातें रिपीट की, बोलिए। नहीं देखिए जी, मैं बात कर लेता हूं। सीधी सी एक ये है कि आरोप के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे देश के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसको आरोपी बनाया गया वो अपराधी नहीं होता है जब तक कि इस केस में फाइनल ट्रायल नहीं हो जाता, तब तक जब तक कि अदालत उसको अपराधी साबित नहीं कर देती, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को आरोपी की तरह से भाई, मैं यही तो पूछ रही हूँ राम कदम जी, मेरा कहने का मतलब राम कदम जी, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। संजय चड्ढा जी को भी लीजिएगा। राम कदम जी, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, अभी तक संजय जी की कहानी अपराधी और अपराध से आगे नहीं बढ़ पाई। उनका बस चले तो अभी बोल दे कि सब कुछ झूठ है। नहीं, वह कहानी आगे बढ़ेगी भी नहीं, और झूठ तो साबित और वो क्यों नहीं बढ़ रही है देश भली भांति जानता है। मूल बात यह आती है कि जब गिरफ्तारी हो गई तब संजय जी ने, तिवारी जी ने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है। अब इसके बाद भी वे अगर वकालत लेकर के यहाँ पर खड़े होंगे तो पूरा का पूरा दल शक के घेरे में आएगा। इस बात को वे नकार नहीं। संजय चड्ढा जी, आखिरी कमेंट में आपसे चाहती हूँ, मेरे पास वक्त कम है। केवल राम कदम जी, मेरे पास वक्त कम है। संजय चड्ढा जी, आखिरी कमेंट आपसे। मैं अंतिम पंक्ति में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, आवश्यकता है वो ये है कि हमको अपनी जो हमारी एनआईए है उसके ऊपर विश्वास रख के चलना पड़ेगा। पुलिस की जो छवि धूमिल हुई थी उसको बिल्कुल रेक्टिफाई अगर सिर्फ आज हो रही है तो वो नए एडमिनिस्ट्रेशन से हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। नंबर तीसरी बात, अभियुक्त को पनिशमेंट मिलना चाहिए और खास तौर से अगर ये प्रूव होता है। बिल्कुल संजय जी, आप सही बात कह रहे हैं कि कम से कम जो कुछ हुआ है वो सच सामने आना चाहिए कि क्या ये खेल चल रहा था, कौन कौन लोग शामिल थे, और वाकई में सबको यकीन है कि वो सच जल्द सामने आएगा क्योंकि एनआईए ने आज सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में की है। बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार मेरे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए।